नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम डिस्कस करेंगे आपातकाल प्रावधान। ये पूरी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। इसमें लास्ट में मैंने वित्तीय संबंध और केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पूरी चर्चा की हुई है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे आपातकाल प्रावधान, कितने तरीके के आपातकाल हैं और क्यों हमारे संविधान में इन सभी को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्यों ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में जरूर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरी आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें। उसके बाद इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे मिल जाएगा। पीके एजुकेशन कोर को आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आप देखेंगे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और आप एक बार सुनने के बाद जब पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपका टॉपिक काफी कुछ तैयार हो जाएगा। तो आपातकाल प्रावधान हम शुरू करते हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं और आप उसे देख सकें। लेकिन लाइक तभी करें जब आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति शासन, अगर हम बात करें राज्य आपातकाल की तो किस तरीके से होता है। अनुच्छेद 355 आर्टिकल ये कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही काम करेगा। कोई भी राज्य है, जो आर्टिकल में बताया गया है 355 में, कि कोई भी राज्य है संविधान के अनुरूप ही काम करेगा। अगर वो ऐसा करने में विफल हो जाता है तो, अगर कोई राज्य सरकारें हैं संविधान के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करती हैं तो क्या होगा, उस बात की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। मतलब केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकारों को अपने नियंत्रण में ले लेगी। अपने नियंत्रण से मतलब है उसकी शक्तियां, उसकी विधान सभा, इन सारी चीजों को वो अपने अंदर में ले लेगी और उसका नियंत्रण खुद देखेगी। सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के नाम से ही हम इसे जानते हैं। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। यह 2 आधारों पर लगाया जाता है। किन किन 2 आधारों पर? एक है अनुच्छेद 356 में उल्लिखित है ये। दूसरा है अनुच्छेद 365 में। राष्ट्रपति घोषणा जारी जब करता है, घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि वह स्थिति आ गई है जब राज्य सरकारें जो हैं वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही हैं, तब वो क्या कर सकता है, तब इन आधारों पर वो क्या कर सकता है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी ये जो आपातकाल है उसको ये लगा सकता है। अनुच्छेद 365 के तहत यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन अगर नहीं करता है तो राष्ट्रपति उसे विधि संगत तरह से अपने नियंत्रण में ले सकता है या फिर उस स्थिति को वो संभाल सकता है। संसदीय अनुमोदन, क्या संसद की जो दोनों सदन हैं उनका अनुमोदन इसमें किस तरीके से आवश्यक है और कब तक लगाया जा सकता है। यहां से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई बार समय पूछ लेता है, कई बार आपातकाल पूछ लेंगे किस आर्टिकल के तहत आता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए चीजें उपयोगी होंगी। राष्ट्रपति शासन लगने की घोषणा होने के पश्चात, जब राष्ट्रपति शासन लगा, उसकी घोषणा हो गई, उसके 2 महीने के अंदर दोनों सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों में यह स्वीकृति मिलना आवश्यक है। यह जो निर्णय होता है वो सामान्य बहुमत से किया जाता है। हम जानते हैं विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत में क्या अंतर है। सामान्य बहुमत में उपस्थित और मत देने वाले लोगों की संख्या के ऊपर यह चीज निर्भर करती है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी स्वीकृति हो जाती है, दोनों सदन इस चीज को पारित कर देते हैं, तो अगले 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन चलता रहेगा, जिसको प्रत्येक 6 महीने के बाद लगातार 3 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं हमारे संविधान में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए इस चीज को लेकर। तो अगर बात करें 42 अमेंडमेंट जो हुआ, जिसे 1976 में हुआ और हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें राज्य आपातकाल की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है किस आर्टिकल के तहत, क्यों, कौन से संविधान संशोधन के तहत ये काम किया गया था
कि आपातकाल की स्थिति को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये काम किया गया था। लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जब ये 44 अमेंडमेंट आया तो उसमें ये कहा गया कि 6 महीने के आपातकाल के नियम को वापस लाया गया, मतलब 1 वर्ष वाले नियम को कट कर दिया गया और वापस 6 महीने वाला था उसको लाया गया। इसमें आपात की स्थिति को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए सामान्य परिस्थितियों में आपातकाल लगेगा और 2 वर्ष के लिए असामान्य परिस्थितियों में आपातकाल लगेगा और उसके लिए कई शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। यदि किसी राज्य में या भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाग में या पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की अगर घोषणा की गई है और चुनाव आयोग भी अगर ये कह दे कि यहां पर या इस राज्य में या इस देश में चुनाव कराना मुश्किल है, तो क्या होगा, उस संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव में अगर कठिनाई बता दी जाएगी तो राष्ट्रपति शासन किसी समय घोषणा कर देगा और इस पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और संसद के अनुमोदन जो नियमावधि में बता चुकी हूं उन चीजों का भी पालन किया जाएगा। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का जो शासन है वो कैसे वापस लिया जा सकता है। तो राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है किसी भी समय और ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन के अब क्या क्या परिणाम होते हैं। राष्ट्रपति शासन तो लग गया, लेकिन अब इसके परिणाम क्या होते हैं। मुख्यमंत्री जो होता है उसके राज्यों में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होती है उसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया जाता है, मतलब मुख्यमंत्री की सत्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। राज्य सरकारों के सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। उन कार्यों को फिर वो राज्यपाल या किसी अन्य अधिकारी के द्वारा भी कराया जा सकता है। राज्य का प्रशासन जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। करता तो राज्यपाल है लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमेशा एक विवादास्पद ये विषय रहता है। इस विषय में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को अपनी मर्जी से चुनता है। जब भी कोई नई सरकार आती है तो आप अक्सर कर सुनते होंगे इस राज्य के राज्यपाल को दूसरी जगह बदल दिया गया। तो जो ये देखा जाता है, हम राज्यपाल को मानते हैं या हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई क्योंकि संघवाद की व्यवस्था को लेकर चले हैं। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चुनता है और क्या करता है उसको कि वो उसकी मर्जी तक ही बने रह सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये केंद्र के एजेंट हैं। राज्यपालों पर ये चीज कही जाती है। आप थोड़ा सा समझिए, जिस राज्य में अगर जो सत्ता केंद्र में है और अगर उसकी सरकार राज्य में नहीं है तो इन आपातकालों का कई बार दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा किया गया है। अभी हम जानेंगे कि किस तरीके से वो काम भी हुए हैं। अगर राज्यपाल इस बात को दे देगा तभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रावधान लागू किए और बताया कि किस किस तरीके से इसे तर्कसंगत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ने संतुष्टि दे दी और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर मतलब आपातकाल लगा दिया। ये देखिए, राज्यों के संघवाद का क्या अर्थ है। राज्य भी स्वतंत्र है और केंद्र भी स्वतंत्र है, लेकिन राज्य अपनी मर्जी से ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करे। तो इसलिए केंद्र उनके ऊपर हमेशा एक पकड़ बना के रखता है, जैसा कि हम पिछले सारे वीडियोस में ये सब चीजें डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल अगर देगा सलाह कि जो राज्य सरकारें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं जैसा कि संविधान में बताया गया है, फिर राष्ट्रपति उस पर विचार करता है या चीजें देखता है, तब जाके कहीं राष्ट्रपति शासन लगता है और उसमें भी बहुत सारे प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट भी दखलंदाजी करता है। इसके लिए अनुच्छेद 356 के माध्यम से की गई जो घोषणा होती है उसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की घोषणा के बाद संसद द्वारा किया जाना शुरू हो जाता है। सपोज करिए जैसे यूपी की जो विधानसभा है, जो विधायिका है, उसको क्या करेगी, जो राज्य की विधायिका है उसको उसके जो काम होंगे वो सारे काम संसद करने लगेगी। समझ रहे ना, केंद्र के अंदर सारी शक्तियां, ये राज्य है इसकी सारी शक्तियां केंद्र के अंदर आ जाएंगी। संसद उस राज्य के बजट और विधेयक को भी पारित कर सकती है। अब देखिए, संसद को यह शक्ति है कि राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार किसी नामित अधिकारी को भी प्रदान कर सकती है। संसद का सत्र ना चलने पर
अनुच्छेद 356 शासित राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। हम पूरा अध्यादेश के बारे में विस्तार से जानेंगे जब हम राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे, किस तरीके से उसे आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति उसे मिली हुई है। लेकिन राष्ट्रपति को उस राज्य के उच्च न्यायालय की कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी, मतलब वो हाई कोर्ट उसके अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास एकल ही है। तो हाई कोर्ट, उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट केवल ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य के लिए है, हाई कोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। अब अगर देखते हैं इसका प्रयोग कब कब हुआ, तो लगभग आपको समझ में आ रहा होगा कि 1950 से लेके अब तक लगभग 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये मनमानी रूप से तथा राजनीतिक कारणों से भी इसको लगाए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश के लिए ये चीज अच्छी नहीं होती है। अब यह हमेशा एक विवादास्पद और आलोचनात्मक प्रावधान बन गया। सबसे पहले इसका प्रयोग पंजाब में 1951 में किया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन का पहला प्रयोग कहां पर किया गया था, तो ये पंजाब में 1951 के लगभग किया गया था। लेकिन अब तक लगभग हर राज्य में एक या दो बार अथवा इससे अधिक बार भी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग होता रहा है। 1977 में जब आंतरिक आपातकाल के नाम पर लोकसभा चुनाव हुए, तो सत्ताधारी पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय पर हार गई। हारने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने कांग्रेस के 9 राज्यों में, सोचिए कांग्रेस के जो 9 राज्य थे वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया और कहा कि वहां की जो विधानसभाएं हैं वो अपना जनमत खो चुकी हैं। समझ गए? अब बाद में क्या हुआ, फिर से 1980 में जब कांग्रेस की सत्ता आई, अब उसने जिन राज्यों में नहीं थी कांग्रेस की सरकार, उन राज्यों में उसने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये समझिए कि किस तरीके से इन चीजों के लिए इसका मनमानी से भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार हमेशा से यह एक विवाद का ही विषय बन गया, जबकि B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, एक मृत पत्र कहा था। जब केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प ना बचे तब इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कई बार इसका दुरुपयोग भी किया गया है और अंतिम साधन के रूप में ही इसे प्रयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें न्यायिक समीक्षा की भावना की अगर हम बात करें तो 1975 में जो 38th अमेंडमेंट था उसमें तो इसको न्यायिक समीक्षा से ही बाहर रखा गया था। ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति शासन है इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्रावधान को समाप्त किया गया और अब न्यायिक समीक्षा से ये परे नहीं है। मतलब अगर ये लगता है राष्ट्रपति शासन तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और कई इसमें प्रावधान भी किए गए हैं कि उच्च न्यायालय को ये बताना होगा कि इसके पीछे क्या क्या कारण है, किस तरीके से ये लगाया गया है। तो इन सारी चीजों की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1944 में उच्चतम न्यायालय ने बंबई मामले में कुछ निर्णय दिए और कहा कि इनको किस तरीके से लागू होना चाहिए। इसमें बताया गया 356 के तहत न्यायिक समीक्षा के योग्य लाया गया। पहली बात तो ये हुई कि इसको न्यायिक समीक्षा के अंदर इसे आना चाहिए। दूसरी बात कही गई तर्क संगत हो, ऐसा नहीं हो न्यायालय जो है उसको राष्ट्रपति शासन जो है वो प्रॉपर दिखना चाहिए कि ये न्याय संगत है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी और किसी वर्ग विशेष की वजह से ऐसा किया गया है। अगर जो घोषणा की गई राष्ट्रपति की और अगर न्यायालय को ये लगता है कि ये अवैध है, मतलब ये घोषणा संवैधानिक नहीं है या असंवैधानिक लगती है, तो वो क्या करेगा, राज्य की विधानसभाएं हैं उनको तुरंत बहाल करने की अनुमति देता है। सांप्रदायिक तरीके से भी इन चीजों से बचना रहेगा। धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बड़ी विशेषता है ये, इस आधार पर भी इन चीजों के लिए काम नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को अपने शासन को, जो उसने राष्ट्रपति शासन लगाया है, उसको उसे बताना होगा कि किस तरीके से ये न्यायोचित है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि किन किन कारणों से और कब लगाया जाना चाहिए और कब इसे नहीं लगाना चाहिए। कुछ कारण ऐसे जहां पर राष्ट्रपति शासन को वैध ठहराया गया, उचित है, उनके बारे में देखते हैं। इसमें कहा गया त्रिशंकु विधानसभा, जब राज्य में कोई सरकार बनने के लिए पूर्ण बहुमत किसी के पास ना हो तो इस समय पर इस प्रावधान को लगाया जा सकता है। दूसरी बात ये, कोई सरकार जिसके पास बहुमत नहीं है स्पष्ट रूप से और
अगर बनाई भी जा रही है तो वो कहते हैं कि हम सरकार बनाने के इच्छुक ही नहीं है, तब इसको लगाया जा सकता है। या फिर मंत्री परिषद त्याग पत्र दे दे और अगला भी कोई दल सरकार बनाने के लिए राजी ना हो। राज्य सरकार केंद्र के संवैधानिक निर्देश जो दिए गए हैं उनको मानने से अगर इनकार कर देता है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर इसमें कोई कमी है तो मैं उसे पूरा सुधारने की कोशिश करूंगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार। एक लाइक अवश्य करें। बाय बाय।